श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बीएससी थर्ड ईयर में कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हमने कुछ एंजियोस्पर्म के फिजियोलॉजी पढ़ी थी। अभी आज हम इस क्लास में जो हमारा पेपर सेकंड है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी, इसका फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज से पर्यावरणीय जैविकी एक परिचय। पर्यावरणीय जैविकी परिचय। तो पर्यावरणीय जैविकी, पर्यावरण जैविकी, इसमें जीव पाए जाते हैं। ऐसा पर्यावरण जिसमें जीव पाए जाते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण की बात करते हैं हम। पर्यावरण, तो पर्यावरण किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, पर्यावरण इस पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी जैविक और अजैविक जो भी घटक हैं उन सबको मिलाकर हम पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण को संपूर्ण रूप से हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। पर्यावरण, तो पर्यावरण में तो हम सिंपल सा कहते हैं कि हवा का जो आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है वो पर्यावरण कहलाता है। लेकिन पारिस्थितिकी हम कहते हैं कि जो जैविक और अजैविक घटक हैं इस पर्यावरण में, इस कंप्लीट इन्वायरमेंट में, उन सबको हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का अध्ययन करते हैं, उनका जैविक और अजैविक घटकों से पारस्परिक संबंध कैसा है। जैविक एवं अजैविक, तो जैविक एवं अजैविक घटकों से उसका संबंध कैसा है, उसको सबको मिला के हम कहते हैं पारिस्थितिकी। तो यह शब्द पारिस्थितिकी सर्वप्रथम हैकल ने यूज किया। हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द को यूज किया। पारिस्थितिकी की परिभाषा, इकोलॉजी की परिभाषा में हम लिखेंगे पारिस्थितिकी जीवों की आपसी व इनके भौतिक वातावरण से अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जीवों के आपसी एवं इनके भौतिक वातावरण से आपसी संपर्क का, आपसी अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। इसका मतलब जो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं उनका पारस्परिक संबंध, रिलेशन या इफेक्ट जीव के साथ में, उसका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो इसको हम कुछ उप विभागों में बांटते हैं। जैसे हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यदि हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम इसे कहते हैं एनिमल इकोलॉजी, जंतु पारिस्थितिकी। एनिमल इकोलॉजी। अब एनिमल इकोलॉजी में हम कह सकते हैं कि हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इंसेक्ट इकोलॉजी कहेंगे। हम कहेंगे कि हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे तो एम्फीबियन इकोलॉजी कहेंगे। हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैमल इकोलॉजी कहेंगे। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं हम सबको कंबाइंडली एनिमल इकोलॉजी कहेंगे। अदरवाइज डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स if we are studying, then we will call according to that group animal ecology. इसके बाद दूसरे आते हैं पादप। पादपों का यदि हम अध्ययन करें तो इसे प्लांट इकोलॉजी कहेंगे। प्लांट इकोलॉजी कहेंगे। ये इकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। जंतु इकोलॉजी में हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में हम मान लो एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर हम उसको एल्गल इकोलॉजी कहेंगे।
यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसको माइक्रो इकोलॉजी कहेंगे। यदि और हम छोटे जैसे हम माइक्रो फंगस के बारे में पढ़ें तो माइक्रो इकोलॉजी कहेंगे। तो इस तरह से प्लांट इकोलॉजी, प्लांट पौधों का अध्ययन को प्लांट इकोलॉजी कहेंगे। इसमें दो प्रकार की स्टडी काम आती है। यदि हम एक पौधे का अध्ययन उसके चारों तरफ पाए जाने वाले फैक्टर या घटक हैं उनके बेस पर अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं हम ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी है ना, स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी। एवं यदि हम किसी दूसरे जीव का किसी पहले जीव के साथ संपर्क अध्ययन करते हैं तो हम इसको कहते हैं समपारिस्थितिकी, सिम इकोलॉजी, सिम इकोलॉजी, समपारिस्थितिकी। ऑटो इकोलॉजी दोबारा देखते हैं कि जैसे कोई जीव है और इन्वायरमेंट में है, जैसे कोई प्लांट है और हमारे ग्राउंड में लगा हुआ है। अब उसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो जैविक और अजैविक घटक हैं, यदि हम उस पौधे का अध्ययन करें कि इस पौधे पर ये सब जैविक और अजैविक घटक किस तरह से प्रभावित करते हैं तो वो हम इसमें अध्ययन करते हैं ऑटो इकोलॉजी में। लेकिन यदि हम यदि एक प्लांट का किसी दूसरे प्लांट के साथ अध्ययन करें तो फिर हम इसको सिन इकोलॉजी कहते हैं। यदि कोई प्लांट है और इसके साथ में कोई दूसरा प्लांट है, जैसे नीम का प्लांट खड़ा है और उसी के साथ में अशोक का प्लांट है, और यदि हम नीम के प्लांट को अध्ययन करने के लिए देखते हैं कि अशोक के प्लांट का इफेक्ट क्या रहा उस प्लांट पर, हम देखते हैं जैसे हमारी गेहूं की फसल हो रखी है उसमें बहुत सारी खरपतवार हो जाती है, तो हम खरपतवार का और फसल का दोनों का इंटरेक्शन देखें कि खरपतवार होने से फसल कम हो रही है या फसल बढ़ रही है, ये भी तो एक इंटरेक्शन हो गया। तो इस प्रकार की स्टडी को हम सिन इकोलॉजी कहते हैं, समपारिस्थितिकी। मतलब एक से ज़्यादा यदि हम पादपों का अध्ययन एक साथ करते हैं तो वो समपारिस्थितिकी कहलाता है। यदि हम किसी एक ही प्लांट का अध्ययन करते हैं कि इस प्लांट पर इन जैविक घटकों का या अजैविक घटकों का किस तरह से इफेक्ट हो रहा है तो वो हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में हम जैसे स्पेस इकोलॉजी कहलाएगी। यदि हम स्पेस के बारे में अध्ययन करें, स्पेस में कैसे जीव पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, स्पेस इकोलॉजी कहलाएगी। वैसे ही हम समुद्र इकोलॉजी, मेराइन इकोलॉजी कहलाएंगे, मेराइन इकोलॉजी कहेंगे। मेराइन में समुद्र में जो भी जीव पाए जाते हैं उनकी स्टडी की जाए तो वो मेराइन इकोलॉजी कहलाएगी। इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस ये इकोलॉजी की पाई जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम स्टडी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको वैसी इकोलॉजी हम कहेंगे। तो अब हम इस इकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करते हैं कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी विभाग, पृथ्वी के ऊपर जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, पूरे विभाग जितने पाए जाते हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो इकोलॉजी, हम कहते हैं इकोलॉजी, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, अजैविक एवं दूसरा है जैविक। ये पारिस्थितिकी होगा, पारिस्थितिकी, ये एबायोटिक एंड ये होगा बायोटिक। ठीक है। अब यदि हम इसको अलग तरह से यदि और डिवाइड करना चाहिए, अजैविक जैविक ये तो घटक हैं, लेकिन यदि हम इकोलॉजी को कलेक्टिवली यदि हम क्लासिफाइड करना चाहें तो हम इसको 3 मंडलों में बांटते हैं। जैसे वायुमंडल,
उसके बाद जलमंडल, उसके बाद स्थल मंडल। ठीक है, ये 3 मंडल हो गए, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। तो वायुमंडल जो पृथ्वी की सरफेस से ऊपर है पाया जाता है वो सारा वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी और पृथ्वी की सतह से और पृथ्वी के गर्भ तक जो पाया जाता है वो स्थल मंडल कहलाता है। एवं इस पृथ्वी के ऊपर जो पानी पाया जाता है, चाहे वो सागर में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो समुद्र में हो और चाहे वो गड्ढे में हो, तो वो एक जल मंडल कहलाता है। ठीक है, जल पारिस्थितिकी कहलाती है जो, है ना। तो यदि हम जल वायुमंडल के बारे में पढ़ें तो वायुमंडल को हम फिर से वापस 4 मंडलों में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा मंडल है जो पृथ्वी के पास में पाया जाता है, वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो 1 से और 16 किलोमीटर तक पाया जाता है, 1 से 16 किलोमीटर तक पाया जाता है, जिसमें वातावरणीय परिवर्तन पाए जाते हैं। वातावरणीय परिवर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बारिश होना, बादल होना, हवा चलना, तूफान आना, ये सब वातावरणीय परिवर्तन है जो इसमें पाए जाते हैं। तापमान परिवर्तन भी पाया जाता है इसमें, तापमान परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन बार बार, कभी तापमान ठंडा होता है, कभी तापमान गर्म होता है। इस तरह से ये क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी की सरफेस से 16 किलोमीटर तक जाए हम, तो ये जो पाया जाता है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है, इसके इसी वातावरण के अंदर सब हमें गर्मी का एहसास मिलता है, ठंड का एहसास मिलता है, वातावरण बारिश भी होती है, बादल भी होते हैं, आंधी भी चलती है, तूफान भी आते हैं, ये सारे परिवर्तन इसी में होते हैं। इसके बाद दूसरा मंडल आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल, ये मंडल 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का माना जाता है, 50 किलोमीटर तक का माना जाता है। इसमें समान तापमान पाया जाता है, समान तापमान पाया जाता है। समताप मंडल नाम से ही पता चल रहा है इसका, समताप, तापमान समान होता है। तो इस मंडल में तापमान हमेशा समान होता है और इसीलिए मतलब इसमें वातावरणीय परिवर्तन भी नहीं पाए जाते हैं, मतलब इसमें कुछ अकस्मात कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है, जैसा वातावरण एक साथ रहता है वैसा ही हमेशा बना रहता है। तो इसलिए इस मंडल का उपयोग हम वायुयान चलाने के काम में लेते हैं, है ना, वायुयान के लिए इसका उपयोग है। वायुयान के लिए इस समताप मंडल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा ये जो इसका लास्ट है 16 से 50 किलोमीटर हम कह रहे हैं, तो अप्रोक्स 50 किलोमीटर के आसपास, 45-50 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर एक ओजोन परत पाई जाती है। इसी के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत आपने सुना होगा, ओजोन क्या होती है, ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए, है ना, O2 प्लस ऑक्सीजन बराबर O3, तो इसे हम कहते हैं ओजोन। ठीक है, तो ये ओजोन की एक परत पाई जाती है। समताप मंडल के जो लास्ट छोर है उसके आसपास एक ओजोन की परत पाई जाती है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं जैसे कि ओजोन परत। तो इसका पहला उपयोग क्या है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, अब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इन पराबैंगनी किरणों को क्यों रोकती है, क्यों रोकना आवश्यक है इसका,
क्योंकि पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट है ना, अल्ट्रा वायलेट क्या आती है, जैसे एक किरण आती है सूर्य से, एक प्रकाश की किरण आती है, तो उसमें हम कहते हैं 7 रंग पाए जाते हैं विबग्योर, ठीक है। ये इसके सूर्य के एक सूर्य सन और सन से आने वाली है रेज, और रेज के डिफरेंट टाइप, ये 7 रंग, ठीक है। हमें यहाँ से और यहाँ तक की ये किरणें सभी एक मिलके एक सफेद किरण के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, वो यहाँ पर होती हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ये क्या है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक है एवं इनकी तरंग दैर्ध्य वो कम है। आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य, इधर हम देखते हैं कि तरंग दैर्ध्य जो इधर जाते हैं तो ये आवृत्ति है वो बढ़ती है, और यदि हम इधर जाते हैं इस साइड में जाते हैं तो ये तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ती है। तो आवृत्ति इधर बढ़ती है जबकि तरंग दैर्ध्य इधर कम होती है, ठीक है। तो इधर इनकी यूवी लाइट की आवृत्ति अधिक होती है, मतलब एक जगह पर उछलने की कैपेसिटी जो किरण की होती है, जैसे ये हम करते हैं कि इस तरह से रेस सन से आती हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये जो ये तो इसकी आवृत्ति है, और ये दूरी है जो इसकी तरंग दैर्ध्य है, जो इसकी तरंग दैर्ध्य है। तो इधर आने पर तरंग दैर्ध्य कम होती है और आवृत्ति बढ़ती है, तो इससे पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्ध्य मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की कैपेसिटी वो तो हो जाती है कम, लेकिन एक जगह उछलने की कैपेसिटी वो हो जाती है ज़्यादा। तो इस तरह की ये किरणें जब हमारी पृथ्वी तक आती हैं तो हमारे स्किन से टकराती हैं तो ये रिएक्शन करती हैं और इससे कैंसर क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब हमारी आंखों में गिरती हैं या हमारे स्किन पर गिरते हैं तो स्किन कैंसर हो सकता है, आई कैंसर हो सकता है, अदर कैंसर हो सकते हैं। इसलिए पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत के द्वारा पहले ही रोक लिया जाता है। लेकिन आजकल ये जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक आने लगी हैं। क्यों आने लगी हैं? क्योंकि ओजोन परत में छेद होने लगा है। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा बहुत सारी जगह पर, जैसे न्यूज़ में आता है एनवायरमेंटल, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कुछ और बढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स बढ़ रहे हैं जो कि पोल्यूशन करते हैं, तो वो हमारी ओजोन परत है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब उसमें सबसे जो मुख्य पदार्थ माना जाता है पराबैंगनी किरणों को जो रोकने का काम ओजोन परत करती है, उसको तोड़ने वाला जो मेनली एक कंपाउंड माना जाता है उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, कूलिंग के इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, इंडस्ट्री में चलते हैं, जैसे AC है, फ्रिज है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से ये CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे कार्बन निकल ही रहा है, क्लोरीन और फ्लोरीन है वो भी जल के निकल रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। और ये इन्वायरमेंट में या क्षोभ मंडल को पार करते जब समताप मंडल में जाता है तो वहाँ पर पाई जाने वाली ओजोन परत को ये डिग्रेड करता है, ठीक है। CFC इससे रिएक्शन करके O3 से रिएक्शन करके और O2 और प्लस O में अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, O3 टूट गई तो फिर ये ओजोन परत धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है कि समताप मंडल का जो लास्ट हिस्सा होता है वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और ओजोन परत को डिग्रेड करने का मुख्य काम CFC कर रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रही है, जो कि एक पोल्यूशन की तरह पोल्यूशन कंपोनेंट है जो कि हमारे यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट से निकलता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा मंडल है समताप मंडल के बाद में आयन मंडल।
आयन मंडल नाम से ही पता चल रहा है आयंस पाए जाते हैं इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। और जहाँ आयन पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर रेडियोधर्मिता पाई जाती है। जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पाए जाएंगे, आयन पाए जाते हैं। आयन पाए जाते हैं तो आयन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाले अलग अलग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये आयन पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हम रेडियो तरंगे हैं, जैसे तरंग जिसमें हमें आयंस की आवश्यकता होती है, जैसे उपग्रह है या हम टीवी देख रहे हैं उसके रेडिएशन है, या मोबाइल सुन रहे हैं तो उसकी रेडिएशन है, तो रेडियो है उसकी वॉल्यूम आ रही है, आवाज़ आ रही है, ये सब आयन मंडल के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ है बहिर्मंडल। ये इस परत के बाद में आयन मंडल के बाद जो परत पाई जाती है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता है, कुछ इसमें न्यून टाइप की गैसें भी पाई जाती हैं, तो इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तापमान अधिक पाया जाता है, तापमान अधिक पाया जाता है। तो अब हमने देखा कि जो हमने पारिस्थितिकी इकोलॉजी को, ये जो इकोलॉजी था उसको हमने 3 मंडलों में डिवाइड किया, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। वायुमंडल जो पृथ्वी की सरफेस से ऊपर वाली जो परतें पाई जाती हैं उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभमंडल 1 से 16 किलोमीटर पाया जाता है, जिसमें वातावरणीय परिवर्तन पाए जाते हैं, बारिश होना, बादल होना, हवा चलना, तूफान आना, आंधी आना, ये सब इसमें परिवर्तन पाए जाते हैं। और इसमें तापमान परिवर्तन भी पाया जाता है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है। हमारे भारत में तो 6 ऋतुएं होती हैं, अदर कंट्री में अदर ये सीजन पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक क्षोभमंडल है। इसके बाद में पाए जाने वाला मंडल समताप मंडल है। यह समताप मंडल समान तापमान वाला मंडल है, जिसमें कोई भी वातावरणीय परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इसलिए इस मंडल में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इसलिए इसमें वायुयान जो हमारे उड़ते हैं वो इस मंडल को यूज करते हैं, इस मंडल में हमारे वायुयान उड़ते हैं। इसी मंडल के जो लास्ट छोर है उस पर ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारी स्किन कैंसर, आई कैंसर को अग्रसित करती हैं, मतलब बढ़ाती हैं। इसलिए ओजोन परत हमें आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों तरफ होनी चाहिए। ओजोन परत आजकल टूट रही है, वो टूट क्यों रही है? क्योंकि हमारे वातावरण में चारों तरफ पोल्यूशन हो रहा है, और पोल्यूशन के अंदर CH पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, जो कि ओजोन परत को तोड़ने का काम करता है। इसके बाद हमारा तीसरा मंडल है आयन मंडल। आयन मंडल में आयंस पाए जाते हैं, और आयंस पाए जाते हैं इसका मतलब जो हमारे रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल है, दूरभाष है, ये सब जो टेलीविज़न है, ये सब जो उपग्रह का काम होता है, जो खंभे लगे होते हैं, वायर्स लगे होते हैं, तो ये सब आयन मंडल के कारण आयंस इस मंडल को यूज करते हैं। इसके बाद बहिर्मंडल है, इसका तापमान बहुत अधिक पाया जाता है, और इसमें बहुत सारी गैसें भी पाई जाती हैं जो कि बहुत गर्म रखती है इस इन्वायरमेंट को। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक वायुमंडल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जलमंडल। जलमंडल जहां जहां पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल स्रोत, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल स्रोत जलमंडल कहलाते हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि समुद्र भी हो सकते हैं,
बावड़ी भी हो सकती हैं, नलकूप भी हो सकते हैं आदि। ठीक है, तो इस तरह से जलमंडल पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अप्रोक्स 75% के आसपास पानी पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, और इसमें पीने का पानी अप्रोक्स 1-2% ही पाया जाता है। 75% के करीब पानी पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, और एक कोशिका में 70 से 90% तक पानी पाया जाता है। 70 से 90% तक पानी पाया जाता है। 1 से 2% पृथ्वी पर पाया जाने वाला पानी पीने के योग्य होता है। पीने के योग्य होता है। तो जलमंडल के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी पर जो जल के स्रोत हैं वो जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। जलमंडल में जो स्रोत हैं, स्रोत में समुद्र, नदियाँ, कुएं, बावड़ी ये सब आते हैं। और इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितना भी जो 75% के करीब पानी पाया जाता है वो सारा पीने के योग्य नहीं होता है। उसमें 1 से 2% जो कुएं में पानी पाया जाता है, बावड़ियों में पाया जाता है, झरनों में पाया जाता है, वो कुछ पानी पीने के योग्य होता है। वो 1 से 2% तक ही पानी होता है जो पीने के योग्य होता है। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट मंडल है स्थल मंडल। स्थल मंडल स्थल मंडल पृथ्वी और पृथ्वी के गर्भ तक का जो मंडल है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की सरफेस है उसको हम कह सकते हैं क्रस्ट। उसके बाद जो इस सरफेस है, जैसे ये पृथ्वी है, ये हम क्रस्ट कहें इसको। ये जो है उसको हम मेंटल कहें, और ये है जिसको हम कोर कहें। ठीक है, ऐसे 3 भाग है। ये हमारी पृथ्वी है, स्थल मंडल या इसको भूमंडल भी कह सकते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सरफेस से और अप्रोक्स 200 किलोमीटर तक ये जो मंडल पाया जाता है ये परपट्टी कहलाती है, क्रस्ट कहलाता है। इसी के अंदर इसके अंदर कुछ हल्के पदार्थ मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। मेंटल ये क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। कोर होता है वो पृथ्वी की जो गर्भ है वो कहलाता है, जिसके अंदर कुछ धातुएं पाई जाती हैं। इस मेंटल के अंतर्गत में कुछ जल स्रोत पाए जाते हैं। जैसे हम जैसे कुआं करते हैं और जैसे बोरिंग करवाते हैं तो उसमें पानी निकलता है। तो पानी का एक क्रस्ट एरिया को हम कम्प्लीटली तोड़ देते हैं और मेंटल तक पहुंच जाते हैं। मेंटल तक पहुंचने के बाद में हमें पानी स्रोत मिलते हैं। और कोर में जैसे हम कहीं पर देखते हैं, जैसे कोपर की तड़ी, कोपर के खाने हैं, है ना, तांबे के खाने हैं, सोने के खाने हैं, कोयले के खाने हैं। तो ये कोर तक भी पहुँच जाती है, पृथ्वी के गर्भ तक पहुँच जाती है, जिसमें ये सब पाए जाते हैं। तो ये हम पारिस्थितिकी के 4 मंडल पढ़े हमने, जिसमें हमने 3 भागों में डिवाइड किया था इसको, जलमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल, और ये हमने पारिस्थितिकी को अलग से किया था। पारिस्थितिकी को हमने 3 भागों में बांटा, वायुमंडल,
उसके बाद जलमंडल को हमने बांटा, पृथ्वी के डिफरेंट स्रोत पाए जाते हैं। इसके बाद स्थल मंडल को हमने 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट परपट्टी कहलाती है, पृथ्वी की जो अपर सरफेस होती है जो कुछ गहराई तक पाई जाती है। इसके बाद में जो बीच वाली सतह है वो मेंटल कहलाती है और नीचे वाली कोर सतह में धातु पाई जाती है जो कोर सतह कहलाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।